हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड में मैं उल्टा सवाल को सॉल्व कर रहा था, यानी कि लास्ट से मैं सॉल्व कर रहा था। 24 नंबर और 23 नंबर के सवाल मैं सॉल्व कर चुका था, यानी 2.24 और 2.23, यानी 24 और 23 में बता चुका था। आज 22 नंबर का सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको मैं बता रहा हूँ। तो ये सवाल जो है आप पढ़िएगा तो आपको शुरू में ही बोले थे कि एनसीईआरटी का प्रत्येक सवाल अपने आप में एक अर्थ रखता है और उसमें निर्देश दे दिया गया है कि आप अनुमानित मान भी बता सकते हैं। यदि आपका कैलकुलेशन सही है, यदि आप जानते हैं तो उसको बनाना है तो अनुमान लगाइए, कॉलरी भी कर सकते हैं उसमें, तो कोई दिक्कत उसमें है। सबसे पहली बात क्या कि मानसून की अवधि में लिख देता हूं मैं, ये चैप्टर 2 ही है। चैप्टर क्या है बाबू? 2। चैप्टर 2 ही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का 2.22 का फर्स्ट सवाल है। ये दिया गया है कि मानसून की अवधि या समय में भारतवर्ष के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान निकालना है। तो अब पूरे इसके लिए आपको सबसे पहले औसत वर्षा का ज्ञान होना जरूरी है, और भारत का क्षेत्रफल का पता होना जरूरी है, और जल के घनत्व का जानकारी होना जरूरी है। ये बन जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, उस पर पूरा एकदम थिंकिंग करके उसको बनाना है। तो यदि हम निकालना चाहें भारत के ऊपर, मैं लिख देता हूं क्योंकि इसमें कुछ लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो भारत के ऊपर, भारत के ऊपर, भारत के ऊपर वर्षाधारी, भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों, भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान, का कुल द्रव्यमान, का कुल द्रव्यमान। तो इसका ध्यान रखिएगा क्या क्या हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा, कुल द्रव्यमान यदि निकालना चाहें तो औसत वर्षा, औसत वर्षा गुना, औसत वर्षा लिखेंगे गुना भारत का क्षेत्रफल, औसत वर्षा गुना भारत का क्षेत्रफल गुना जल का घनत्व, गुना क्या कर लेंगे, जल का घनत्व। अब इसको समझ लीजिए, औसत वर्षा भारतवर्ष में कितना मापा गया है? औसत वर्षा होता है 10 सेंटीमीटर अपने भारतवर्ष में। भारत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल वैसे लाख में भी कर सकते हैं, या 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻12 ये मीटर स्क्वायर होता है। ये है भारत का क्षेत्रफल। और जल का घनत्व, ये एवरेज है, ध्यान रखिएगा। जल का घनत्व, जल का घनत्व 10⁻3 kg मीटर टू द पावर -3। अब इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे कि मीटर में बदल लेंगे। तो 10 गुना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा, 10⁻2 मीटर गुना 3.3 गुना 10⁻12 मीटर स्क्वायर गुना 10⁻3 kg मीटर टू द पावर -3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, मीटर क्यों हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दीजिए यहीं पे। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 क्यूब मल्टीप्लाई 10⁻2 kg। और इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा, 12 3 15 1 16 16 में से 2 गया, कितना बच जाएगा? 14। तो 10 पर पावर ये हो गया 14 kg। यही है भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान मानसून के समय में। इनको आप समझ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिए। और ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि औसत वर्षा, भारत का क्षेत्रफल और जल का घनत्व का मान कितना होता है, इनको नोट कीजिए।
चलिए, इनको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। बाईस में ही है बी नंबर। कितना नंबर? बी। तो बी नंबर में पूछा जा रहा है कि हाथी का द्रव्यमान क्या कितना होता है। तो हाथी का द्रव्यमान ज्ञात करने के एक तो एस्टीमर विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, एक लीवर विधि होता है उसी एस्टीमर में, यानी हाथी को लोड करके आई लाइक जैसे समझ सकते हैं धर्म काटा। धर्म काटा में जैसे हम लोग किसी ट्रक का वजन और उस पर लदे हुए सामान का वजन माप लेते हैं, उसी ढंग से हाथी का भी वजन आप लोग माप सकते हैं। लीवर मेथड बोलते हैं। तो लीवर मेथड से हाथी का वजन मापा जाता है, यानी लीवर मेथड ही सही है, वो धर्म काटा ही हुआ एक ढंग से। यानी आप सीधी बात है, लीवर मेथड वो मेथड होता है कि जैसे आप किसी ट्रक में हाथी को लोड कर लीजिए और टोटल मास को वहाँ पे नाप लीजिए, फिर हाथी को उतार दीजिए और उसके बाद फिर ट्रक का वजन कर लीजिए और पहले वाला वजन में इनको घटा दीजिए। यानी हाथी सहित ट्रक का वजन पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हाथी को उतार देते हैं, फिर ट्रक का वजन करते हैं और पहले वाले वजन में ट्रक के वजन को घटा देंगे, हाथी का वजन निकल जाता है, जो कि लगभग 3000 kg होता है। कितना होता है हाथी का वजन? तो हाथी का द्रव्यमान, हाथी का द्रव्यमान लीवर मेथड से ज्ञात किया जाता है, जो बता दिए थे, आपको बताया गया अभी। हाथी का द्रव्यमान लगभग 3000 kg होता है। लगभग कितना केजी होता है? 3000 kg होता है। फिर सी नंबर का सवाल है। सी नंबर का सवाल ये है कि तूफान में वायु की चाल क्या होती है। तो भारतवर्ष में जो सबसे तगड़ा तूफान आया था वो उड़ीसा में आया था। तो तूफान की चाल जो पहला मेजर किया गया था 18 उड़ीसा में, खास करके कहाँ पर? तो यहाँ पे लिखते तूफान में वायु की चाल। तूफान में वायु की चाल, तूफान में वायु की चाल। तो तूफान में वायु की चाल जो मापा गया था, तो सबसे पहले ये वायु की चाल थी, ये आपका 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर से मापा गया था। ये कब मापा गया था? ये 18 अक्टूबर 1999 में मापा गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में, जिसमें कि बहुत क्षति उठाना पड़ा था। और फिर यही आपका विंडो स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर भी मापा गया था। 260 किलोमीटर पर आवर, ये भी उड़ीसा में ही मेजर किया गया था। ये 29 अक्टूबर था 1999, ये भी उड़ीसा ही था। तो तूफान में वायु की चाल 200 किलोमीटर पर आवर से कितना बोल सकता है? तो 260 किलोमीटर पर आवर। ये भारतवर्ष की बात हो रही है। अब ये डी नंबर का सवाल, डी नंबर का सवाल ये है कि मनुष्य के सिर में बालों की संख्या, मनुष्य के सिर में बालों की संख्या। तो पहले ये तो एजर्सन से ही जान लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर कर देंगे और प्रूफ भी कर देंगे। तो ये एक प्रकार का कॉलरी है और ये सर्वे बता रहा है ऐसा होता है। और इसका तो लीवर प्रोसेस जानते भी होंगे आप लोग, पहले बहुत पहले से आप लोग पढ़े भी हों, एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये। चलिए डी नंबर के सवाल को बना लेते हैं इसी में। डी नंबर का सवाल है आपके सिरों में बालों की संख्या। डी नंबर क्या चीज? मनुष्य के सिर पर, ऐसे समझ लीजिए
मनुष्य के सिर पर बालों की संख्या। मनुष्य के सिर पर बालों की संख्या मतलब ये हो गया कि आप सिर का पहले क्षेत्रफल लिखेंगे, सिर का क्षेत्रफल बट्टे एक बाल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी बाल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बाल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो एक स्वस्थ मनुष्य के सिर का क्षेत्रफल होता है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लिमा पा गया, स्वस्थ एवरेज जो मनुष्य होता है उसके सिर का क्षेत्रफल कितना पाया गया? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बाल यानी बाल की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब बाल को इसे ये इसको बोलते हैं क्या चीज? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बाल को का भी होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि समझ सकते हैं यदि बाल को जूम करके देखा जाए बाल को तो ऐसे दिखाई देगा। तो इस ये जो एरिया क्षेत्रफल निकलेगा वृत्त का, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बाल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है 25 पाई बाय 4, 25 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को काट दीजिए, यहीं पर ये कट गया 64 पाई। इसको नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे, ये भी ऊपर चले जाएगा। 4 10 टू द पावर -6 बाय 25 पाई पाई कैंसिल आउट। अब देखिए 4 चौके 16, 4 छक 24, 1 25 गुना 10 पर पावर, ये नीचे से ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर चले गया प्लस हो गया बट्टे 25। इसका लगभग वैल्यू 10 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको 10 मान लेना है। इसको कितना मान लेना है? 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, लगभग ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 7। यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार इनको देख लीजिए। फिर अगला है कि आपके कमरे में अणुओं की कुल संख्या। तो अब डिपेंड करता है कि कमरा का आयतन कितना है, कमरा कितना बड़ा है, लेकिन एवरेज जो कमरा जो साइज होता है उसमें अणुओं की संख्या मेजर किया गया है 10 पर पावर 27, 10 पर पावर 27। तो इस प्रकार आप ये भी कर सकते हैं। इसको भी हम एवरेज दिखा देंगे, क्योंकि कमरा तो बड़ा भी होता है छोटा, लेकिन एवरेज यहीं पे मैं इसको लिख देता हूँ। कमरे में अणुओं की कुल संख्या, कमरे में अणुओं की कुल संख्या, या आपके कमरे में अणुओं की कुल संख्या। तो कमरे में अणुओं की कुल संख्या, कमरे में अणुओं की कुल संख्या बराबर, कमरे में अणुओं की कुल संख्या बराबर 10 पावर 27। ये आंसर होता है 10 पावर 27। ये एवरेज ये दिया गया है, और ये आप निकालने के लिए भी बता देंगे। इसके लिए आपको एवोगाड्रो नंबर का जानकारी होना जरूरी है, और इसको काफ़ी डिटेल कर देंगे। तो फिलहाल ये अनुमानित ही कुछ जो अनुमान से लगता है, तो ये एवरेज ये कैलकुलेशन दिया गया, बाय एक्सपेरिमेंट भी यही का बोला जा रहा है। तो इनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा पहले। तो आप समझ गए होंगे। तो ये कितना नंबर का सवाल था? ये 2.22 यानी 22 नंबर का सवाल था। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।